हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वराज आपकी इंग्लिश मेंटर। होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग हेल्दी एट योर होम। टुडे आई वेंट थ्रू एन ओल्ड एल्बम ऑफ माइन. It was an amazing experience. It revived each and every happy memory of my childhood in my mind. It refreshed me, especially because my childhood was very happy one. It was full of wonders. We used to live in a joint family and we were many. We were many cousins. We used to play together, laugh together, fight together. We never felt alone and sad. And we never allowed anybody feel sad and alone. It was very special moment for me. It is a treasure for me. This album is a treasure for me. ये फ़ोटोज़ ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें उस समय में पहुंचा देती हैं जिस बीते पल में हमें कोई नहीं ले जा सकता। पूरा बीता जीवन हमारी आंखों के सामने ले आती है और फिर से हमें तरोताज़ा कर देती हैं। लेकिन समटाइम्स इट हैपन जस्ट द अपोजिट. समटाइम्स दे मेक अस हैप्पी, बट समटाइम्स दे मेक अस अनहैप्पी एंड सैड, बिकॉज दे रिमाइंड अस our losses in life, whether it is a loss of person, whether it is a loss of a thing or any precious or favorite thing, any moment. And that's what exactly is the theme of our today's poem, A Photograph by Charlotte Olson. This poem can be said a tribute to her mother. In this poem, the poet recalls her mother, her laughter, her smiling face, by looking at the photograph. So let's read. Let's see what does the poet say in the poem. What does she want to express in the poem? So let's start the poem. आइए सबसे पहले हम जानते हैं ऑथर के बारे में, शर्लेट ऑल्सन. She was born in 1924 and died in 2014. She was a great British poet, journalist and travel writer. She was very innovative. She was deeply attached with her mother. She often recalls her in her works. तो आइए शुरू करते हैं पोएम अ फोटोग्राफ बाय शर्लेट ऑल्सन. Here we have first 4 lines of the poem. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Here the poet is describing a photograph that belongs to her mother's childhood. यहाँ पे कवित्री एक ऐसी फ़ोटो का वर्णन कर रही है जो उसके माँ के बचपन की है. उस फोटोग्राफ में 3 लड़कियाँ हैं और तीनों उस दिन सी बीच पर अपनी छुट्टी का आनंद ले रही थी. तीनों में से एक उसकी माँ है, कवित्री की माँ, और 2 उनकी कजिन्स हैं. तो कवित्री कहती है कि कार्डबोर्ड मुझे शो कर रहा है. ये कार्डबोर्ड का प्रयोग यहाँ कवित्री ने फोटोग्राफ के लिए किया है कि ये फोटोग्राफ मुझे बता रही है कि वो लोग क्या कर रहे थे. हाउ इट वाज, क्या हो रहा था. व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब 2 चचेरी बहनें पैडलिंग कर रही थी. पैडलिंग होता है कम गहरे पानी में नंगे पांव चलना. दोनों चचेरी बहनें समुद्र के किनारे कम गहरे पानी में पैडलिंग कर रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था, यानी तीनों हाथ पकड़ के वहाँ पर खेल रही थी. एंड शी द बिग गर्ल, और वो उन तीनों में सबसे बड़ी थी. सम 12 ईयर्स और सो, यही कोई 12 साल के आसपास. तो यहाँ पे कवित्री ने फ़ोटो का वर्णन किया है. फ़ोटो में 3 लड़कियाँ हैं, कवित्री की माँ और उनकी 2 कजिन्स. इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा के अंदर 2 शब्द हैं जो नोट करने लायक हैं, कार्डबोर्ड और पैडलिंग. कार्डबोर्ड एक मटेरियल होता है जैसे थिक और स्टिफ पेपर, हम उसे गत्ता भी कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग गत्ते के लिए नहीं बल्कि फोटोग्राफ के लिए किया गया है. पैडलिंग, वॉकिंग विथ बेयर फीट इन शैलो वाटर, कम गहरे पानी में नंगे पांव चलना, जैसा कि कवित्री की मदर और उनकी कजिन्स कर रही हैं.
तीनों पानी में, समुद्र के किनारे कम गहरे पानी में पानी का आनंद ले रही हैं। Now we are taking next 6 lines of the poem. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यहाँ कवित्री कहती है कि तीनों लड़कियां उस दिन बहुत खुश थी। वो सी बीच पर अपने अंकल के साथ गई थी और जैसे ही अंकल ने उनके उस पल को कैमरे में कैप्चर करना चाहा तो तीनों एकदम से स्टिल खड़ी हो गई। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों एकदम से स्टिल खड़ी हो गई स्माइल करने के लिए। थ्रू their hair, क्योंकि हवाओं से उनके बाल बिखर गए थे। बिखरे बालों में से वो अपने अंकल की तरफ मुस्कुराने लगी। A sweet face my mother's, that was before I was born. फोटो में अपनी माँ का चेहरा देखकर कवित्री कहती है कि मेरी माँ बहुत प्यारी थी तब जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. कवित्री को अपनी माँ का चेहरा अच्छे से याद है। वो कहती है कि समय के साथ उसमें बदलाव आते गए। वो शायद सजेस्ट कर रही है कि समय के साथ उसमें बदलाव आते गए जो उसने नोटिस किए, जबकि बचपन में वो चिंताओं से मुक्त थी और उसका चेहरा बहुत प्यारा था। इस फोटोग्राफ में समुद्र भी है। कवित्री कहती है कि ये समुद्र जो उनके पाँव को धो रहा है वो आज भी वैसा ही है, उसमें खास बदलाव नहीं हुआ है। विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जिसमें मामूली सा कोई बदलाव होगा, कोई बदलाव नज़र नहीं आता। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके अत्यधिक क्षणभंगुर पाँवों को धो रहा है। यहाँ पे कवित्री ने टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का इस्तेमाल किया है। टेरिबली होता है एक्सट्रीमली अत्यधिक, ट्रांजिएंट होता है मोमेंटरी शॉर्ट लिव टेम्परेरी। Here, the poet is establishing a comparison between the timelessness of nature and transience of life. कवित्री कहती है सी एक नेचुरल एलिमेंट है, प्रकृति का हिस्सा है जिसमें बदलाव नहीं होते, जिसमें बड़े बदलाव नहीं होते, जो अपना रूप नहीं बदलते हैं। लेकिन ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट है, वो शॉर्ट लिव्ड है। समुद्र तस्वीर में जैसा है वो आज भी वैसा ही है, वही है। लेकिन इस तस्वीर में जो उसकी माँ है, उसके पाँव जो समुद्र धो रहा है वो अब वहाँ नहीं है, उसकी माँ अब जीवित नहीं है। तो कवित्री कहती है कि नेचर टाइमलेस है और ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट। हेयर वी आर टेकिंग नेक्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम फ्रॉम लाइन 10th to line 15th. Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both thrive with the labored ease of loss. Here the poet recalls the time when her mother would take out the snapshot and look at it fondly. कवित्री यहाँ याद करती है वो समय जब कुछ 20-30 सालों के बाद उसकी माँ उस फोटो को देखती, यानी कि एक लंबे समय के बाद उसकी माँ उस फोटो को देखती और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती। वो हंस देती और कहती, सी बेटी एंड डोली, बेटी और डोली को तो देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उस दिन उन्होंने हमें बीच के लिए कैसे तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। वो सी हॉलीडे उसके लिए पास्ट हो गया था। वो छुट्टी का दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही खास था, शायद वो सबसे प्रीशियस था, क्योंकि जब कभी वो उस फोटो को देखती तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत स्माइल आ जाया करती थी। कवित्री कहती है कि शायद वो दिन उनके लिए पास्ट हो गया था, वो उनकी यादों में था, और आज मेरी माँ का वो मुस्कुराता चेहरा मेरी यादों में है, वो मेरे लिए पास्ट हो गया है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों के चेहरे पर नुकसान साफ झलकता है। Here again the poet establishes a comparison between her mother's face and that of her own face. She says that
Just as her mother's face had turned wry due to the loss of joys of her childhood, her face too has turned wry due to the loss of joyful company of her mother. कवित्री कहती है कि उसकी माँ का चेहरा अपनी जॉयफुल बचपन की वजह से, उसके चले जाने की वजह से मुरझा गया था, और मेरा चेहरा अपनी माँ की जॉयफुल कंपनी के चले जाने की वजह से मुरझा गया है। दोनों ने ही ईज़ हासिल करने के लिए, कंफर्ट हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए काफ़ी लेबर की, लेकिन इस लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस की वजह से, इस सेंस ऑफ लॉस की वजह से दोनों के चेहरे राय हो गए थे, दोनों के चेहरे पर ऐंठन दिखाई देती थी, दोनों के चेहरे मुरझा गए थे। कवित्री यहाँ पर राय और लेबर्ड ईज जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। राय है ट्विस्टेड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट, जब निराशा या नाखुशी की वजह से चेहरे पर ऐंठन आ जाए। और लेबर्ड ईज हैविंग ए सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्रीज एंड टेंशन विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, जब आपको टेंशन और चिंताओं से, वर्रीज और टेंशन से बहुत ही मुश्किल से आज़ादी मिले, जब आप ईज़, कंफर्ट बहुत ही लेबर के बाद हासिल कर पाओ और उस लेबर के निशान आपके चेहरे पर दिखाई दे। नाउ वी हैव लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Her mother had died almost 12 years ago. उसकी माँ लगभग 12 साल पहले मर चुकी है। But she says, वो कहती है कि she has been dead nearly as many years as that girl lived, कि उसकी माँ उतने साल पहले मर चुकी है जितने साल उस लड़की ने अपना जीवन जिया। यानी कि वो कहती है कि उसकी माँ ने अपना जीवन केवल अपने गर्लहुड तक जिया, अपने 12 वर्षों तक। एंड देन शी एंटर्ड इनटू ए लाइफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनटू वुमेनहुड, तब उसने जिम्मेदारी के जीवन में प्रवेश कर लिया। नाउ शी इज़ नो मोर, अब वो उसके पास नहीं है, वो जीवित नहीं है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कह सकती है। अपनी माँ के जाने के बाद वो अपने आप को इतना सैड और लोनली फील कर रही है कि शी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। देयर इज़ नथिंग बट एन एम्प्टीनेस अराउंड हर, उसके आसपास सिवाय खालीपन के कुछ भी नहीं है। एंड इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इस चुप्पी ने उसे चुप करा दिया है। इट हैज़ रेंडर्ड हर स्पीचलेस, इस सिचुएशन ने उसे स्पीचलेस कर दिया है, मूक कर दिया है। इन लाइंस में 2 शब्दों का प्रयोग नोटेबल है, सर्कमस्टेंसेस और साइलेंसेस। सर्कमस्टेंसेस से कवित्री का मतलब उस स्थिति से है जो स्थिति वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद झेल रही है, जिसमें वो अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रही है कि अपने दुख को शब्दों में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती। उस स्थिति ने, उस सिचुएशन की चुप्पी ने उसे चुप करा दिया है, उसे साइलेंट कर दिया है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंसेस यहाँ वर्ब है। इट मीन्स एन एक्शन दैट प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग, जो बोलने के लिए भी आपको रोक दे। तो इस स्थिति में है कि वो बोल भी नहीं पा रही है, अपने दुख को शब्द भी नहीं दे पा रही है। Students, let's have a look at the poetic devices used in the poem. Poetic devices किसी भी कविता के अंदर उसे और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किए जाते हैं। आप जो कुछ कहना चाहते हो वो बहुत इम्प्रेसिव, इफ़ेक्टिव तरीके से कह पाओ, इसके लिए पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग होता है। कुछ एक जो नोटिसेबल पोएटिक डिवाइसेस है वो यहाँ पर है, देखिए। नंबर 1, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है। लाइक स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पे देखिए एस साउंड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पे टी साउंड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, साइलेंस साइलेंसेस, अगेन यहाँ पे एस साउंड को रिपीट किया गया है। इसे
एक्सप्रेशन और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, इम्प्रेसिव हो गया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट यूजुअली एक एडजेक्टिव होता है। इसमें हम बॉडी की बजाय, पूरे होल की बजाय पार्ट को ये क्वालिफाई करता है। समटाइम्स जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करना चाहता है एक्चुअली में, उसकी बजाय उससे रिलेटेड किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है। यहाँ देखिए, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वाश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ ये फीट को क्वालिफाई कर रहा है। एक्चुअली में ये पोएट की मदर को करना चाहता है और यहाँ पे ये फीट को क्वालिफाई कर रहा है। नंबर 3, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लेबर्ड है, इज है, दोनों अपोजिट हैं मीनिंग में, लेकिन एक साथ यूज़ किया गया है टू मेक द एक्सप्रेशन मोर इम्प्रेसिव, इफेक्टिव। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट की जाती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इसमें सिचुएशन की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन की चुप्पी मुझे चुप करा देती है। तो इसमें इनएनिमेट सिचुएशन को ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट की गई है। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज लॉस, मेमोरी एंड द ट्रांजियस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसा कि हमने देखा, पोएम में कवित्री अपनी माँ को याद करती है, उनके चेहरे को याद करती है और आज उसकी माँ उसके पास नहीं है, इस बात का उसे बहुत दुख है। इन दिस पोएम द पोएट रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज वाइल लुकिंग एट हर चाइल्डहुड्स फोटोग्राफ। यहाँ पे कवित्री अपनी माँ को, उसकी यादों को, उसकी बचपन की तस्वीर के द्वारा याद करती है। एट दैट टाइम हर मदर वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। उस वक्त उसकी माँ की उम्र केवल 12 वर्ष थी। द फोटोग्राफ शोज दैट हर मदर वाज एंजॉइंग हर हॉलीडे ऑन अ बीच विद हर 2 गर्ल कजिन्स। फोटोग्राफ से हमें दिखता है कि उसकी माँ उस दिन, छुट्टी वाले दिन, बीच पर अपनी 2 गर्ल कजिन्स के साथ एंजॉय कर रही थी। ऑल द 3 गर्ल्स वर स्माइलिंग एट द अंकल हु वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ। तीनों लड़कियां अपने अंकल की तरफ मुस्कुरा रही थी जो उनकी फ़ोटो ले रहे थे। हेयर द पोएट एक्सप्रेसेस अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन टाइमलेसनेस ऑफ नेचर एंड ट्रांजियस ऑफ लाइफ। यहाँ पे कवित्री कंट्रास्ट दिखाती है टाइमलेसनेस ऑफ नेचर में और ट्रांजियस ऑफ लाइफ में। द सी अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाइल हर मदर इज़ नो मोर। समुद्र आज भी वैसा है लेकिन माँ तो है ही नहीं। शी हैज़ डाइड मैनी ईयर्स एगो। वो कई सालों पहले मर चुकी हैं। द पोइटेस इज़ वेरी सैड एट द लॉस ऑफ हर मदर बट शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर ग्रीफ इन वर्ड्स। पोइट बहुत दुखी है लेकिन वो शब्दों में अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती है। द साइलेंस ऑफ द सिचुएशन साइलेंसेस हर। इस सिचुएशन की चुप्पी ने उसे चुप करा दिया है। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज टाइम फॉर आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? इस कविता में कार्डबोर्ड शब्द क्या डिनोट करता है और इसका प्रयोग क्यों किया गया है? आइए देखते हैं। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ ऑफ पोएट्स मदर दैट वॉज पेस्टेड ऑन अ थिक हार्ड पेपर। यहाँ पे कार्डबोर्ड उस फोटोग्राफ को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, जो कि पोएट की मदर की है, जो एक हार्ड थिक पेपर पे पेस्ट की गई है। द वर्ड कार्डबोर्ड हेयर सजेस्ट 2 मीनिंग्स। फर्स्ट, ए प्रैक्टिस इन द पास्ट व्हेन फोटोज वर पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड। यहाँ पे शब्द कार्डबोर्ड शब्द 2 अर्थ सजेस्ट कर रहा है। एक तो ये कि पास्ट में ये तरीका था कि फोटोग्राफ को एक थिक हार्ड सरफेस पे पेस्ट कर दिया जाता था, किसी गत्ते पर। एंड द सेकेंड, अ मेटाफोरिकल वन, विच सजेस्ट दैट द फोटोग्राफ इज मियरली ए कार्डबोर्ड नाउ एज हर मदर इज नो मोर। दूसरा जो अर्थ है वो मेटाफोरिकल है, जो ये दिखाता है कि
कवि के लिए अब फोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड मात्र है, एक गत्ता मात्र है, क्योंकि अब उसकी माँ उसकी दुनिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा ने क्या कैप्चर किया, बताइए। इसका आंसर भी देख लेते हैं। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स, द पोएट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजिन्स, Betty and Dolly, each one holding one hand of her mother. All the 3 girls were smiling through their hair while the photo was being taken by their uncle. आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, What has not changed over the years? Does this suggest something to you? ऐसी क्या चीज़ है जो सालों के बाद भी नहीं बदली है, और ये क्या सजेस्ट करती है? It is the sea in the poem that has not changed over the years. जैसा कि कवित्री ने कहा कि समुद्र आज भी वैसा है, तो ये समुद्र है नेचुरल एलिमेंट जो सालों बाद भी नहीं बदला है। It suggests timelessness of nature with a sharp contrast with the transient nature of life. यहाँ पे समुद्र ह्यूमन लाइफ के साथ शार्प कंट्रास्ट दिखाता है, क्योंकि समुद्र टाइमलेसनेस ऑफ नेचर को शो करता है कि ये समय के प्रभाव से बियॉन्ड है, परे है, लेकिन ह्यूमन लाइफ क्षणभंगुर है, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? कवित्री की माँ उस फोटो को देखकर, स्नैपशॉट को देखकर मुस्कुराती है, हंसती है। उनकी हंसी क्या इंडिकेट करती है? Her laugh indicated her joy at recalling her happy childhood. उनकी हंसी, उनकी लाफ इंडिकेट करता है कि उनका बचपन काफ़ी खुशियों से भरा था। It was the time when she was free from all the tensions and worries of life. शायद इसलिए कि उनका जीवन उस वक्त सभी चिंताओं से, टेंशन से परे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the meaning of the line both arrive with the labored ease of loss? The poet here suggests a similarity between the face of her mother and her own face. यहाँ पर कवित्री अपना और अपनी माँ के चेहरे के अंदर सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। Both the faces had turned wry due to the intense feelings of loss. उन दोनों के चेहरे ही राय हो गए हैं, मुरझा गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो फीलिंग ऑफ लॉस है वो काफ़ी इंटेंस है, वो काफ़ी गहरी है। हर मदर हैड लॉस द जॉयज ऑफ हर केयर फ्री चाइल्डहुड, उनकी माँ ने अपने केयर फ्री चाइल्डहुड को खो दिया था। एंड द पोइट हैड लॉस द स्माइलिंग फेस ऑफ हर मदर फॉर एवर, और कवित्री ने अपनी माँ के स्माइलिंग फेस को हमेशा के लिए खो दिया था। दिस सेंस ऑफ लॉस इज़ क्वाइट अनबियरेबल फॉर बोथ ऑफ देम, और ये सेंस ऑफ लॉस दोनों के लिए अनबियरेबल थी, इसीलिए उनके चेहरे पर राय, सुकड़न, ऐठन आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? कवित्री ने पोएम के लास्ट स्टैंजा में दिस सर्कमस्टेंस फ्रेज का प्रयोग किया है। ये क्या रेफर करता है? एंड द आंसर इज, इट रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोएट्स मदर। ये कवित्री की माँ की डेथ को रेफर करता है। द हैप्पी एंड केयर फ्री पर्सन इन द फोटोग्राफ इज नो मोर। इस फोटोग्राफ में जो हैप्पी और केयर फ्री पर्सन दिखाई दे रहा है वो अब नहीं है। द पोएट फील्स सो टेरिबली सैड एंड लोनली दैट शी कैन नॉट इवन एक्सप्रेस हर ग्रीफ। कवित्री अपने आप को इतनी ज़्यादा सैड और लोनली फील कर रही है कि अपने शब्दों को वो, अपने दुख को वो शब्दों में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। लास्ट क्वेश्चन टू यू, द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज, व्हाट आर दे? पोएम को ब्रॉडली 3 स्टैंजाज में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि हमने यहाँ पे लाइन वाइज किया है, पर पोएम को ब्रॉडली 3 स्टैंजाज में डिपिक्ट किया गया है। व्हाट डज दीज 3 स्टैंजा रेफर? And the answer is,
The first phase refers to the happy childhood of her mother when she was just a girl of 12. फर्स्ट फेज उसकी माँ के बचपन को रेफर करता है जब वो केवल 12 साल की लड़की थी, हैप्पी केयरफ्री. सेकेंड फेज, इट रेफर्स टू द टाइम व्हेन द पोएट लिव्ड हैप्पीली विद हर मदर. ये रेफर करता है उस समय को जब पोइट्री अपनी माँ के साथ हैप्पीली रह रही थी. थर्ड, द थर्ड phase depicts the sad and lonely state of the poet after the death of her mother. थर्ड फेज पोइट को लोनली और सैड स्टेट में प्रेजेंट करता है क्योंकि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है, उसकी माँ की मृत्यु के बाद की स्टेट वो है. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम. आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. आगे भी हम आपके लिए ई कंटेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे. Thank you very much for watching the video.